गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 26 मई के करंट अफेयर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ प्रोक्लेम्ड विच डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खोर। मार्खोर एक तरह का एनिमल होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर को सेलिब्रेट करने के लिए यूएनजीए ने 24 मई के लिए अग्री किया है कि 24 मई को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। 2024 में पहली बार ही इसको मनाया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व द मार्खोर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। मार्खोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। मार्खोर के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ डिटेल से देखें तो इसका बायोलॉजिकल नेम है कैप्रा फाल्कोनेरी। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड गोट। यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह का ये होता है। इट इज़ फाउंड इन माउंटेनियस रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2014 में इसे नियर थ्रेटन के रूप में कैटेगराइज किया गया था IUCN की रेड लिस्ट में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली इन द 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। इस इंडेक्स में दिल्ली की रैंक है 350 नंबर पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है ये, और भारत में हाईएस्ट रैंक्ड सिटी, इंडियन सिटी ये है दिल्ली। वर्ल्ड की 1000 लार्जेस्ट सिटी में से दिल्ली की रैंक है 350। 5 कैटेगरीज हैं की कैटेगरीज जिनके अक्रॉस ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब इसमें टॉप 5 सिटीज़ रही हैं न्यूयॉर्क US की, लंदन UK की, 3rd नंबर पर सेंट जॉर्ज सिटी US की, 4th पर जापान की टोक्यो और 5th पर पेरिस फ्रांस का शहर। ये है टॉप 5 सिटीज़। इसके अलावा इंडियन सिटीज़ जो 500 के अंदर आई हैं जिनकी रैंक ये है, दिल्ली 350, बेंगलुरु 411 नंबर पर है, मुंबई 427 पर है और चेन्नई 472 नंबर पर है। तो ये जो 4 मेजर सिटीज़ हैं भारत की, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, ये इसमें टॉप 500 के अंदर हैं। कुछ और इंडेक्स यहाँ रिवाइज करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 108 नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 93rd पर है। डेनमार्क ने टॉप किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 7th पर है। 2023 वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया 49th पर है। US ने टॉप किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की सेफेस्ट सिटी इन इंडिया रिपोर्ट में कोलकाता नंबर 1 पर है। ऊक्लाज स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में UAE 1st नंबर पर है, इंडिया 47th पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 111 नंबर पर है। व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इसे 25 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम रखी गई है थायराइड डिजीजेज आर NCDs। NCDs क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक से दूसरे में फैलती नहीं है। थायराइड इस तरह की बीमारी है और यही इसकी थीम है। 25 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 मई को ही 1965 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन फॉर्म किया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज वर्ल्ड थायराइड डे। ये इसका हेडलाइन गलत आ गई है, मार्कोनी थायराइड के बारे में है यहाँ पर। थायराइड ग्लैंड जो है ये डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि गर्दन के आसपास देखने को मिलता है। इट रफली रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई। थायराइड ग्लैंड बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। 2 तरह के मेन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। ये है थायरॉक्सिन, T4 भी जिसको कहते हैं। इसमें 4 आयोडीन एटम्स होते हैं और इसके अलावा ट्राई ऑटोथायरोनाइन, T3 के नाम से भी इसको जानते हैं। इट कंटेन्स 3 आयोडीन एटम्स एंड इज़ द मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ द हार्मोन। तो ये 2 मेन हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया गया है और पीछे हमने देखा था बटरफ्लाई की शेप में होता है, तो ये बटरफ्लाई की शेप में है। साइड से देखने पर कुछ इस तरह दिखता है और नेक के इस पार्ट में ये मौजूद होता है। इंपॉर्टेंट डेज यहाँ रिवाइज करते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे होता है। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी 16 मई होता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई वर्ल्ड बी डे। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन फाइनल अप्रूवल टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर AI लॉ रिसेंटली। दुनिया का पहला मेजर AI लॉ, इसे फाइनल अप्रूवल दिया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा।
2021 में ये लॉ प्रपोज किया गया था, ये एक्ट पहली बार। मार्च 2024 में इस पर वोटिंग वगैरह हुई और अब फाइनली इसे फाइनल अप्रूवल दे दिया गया बाय द यूरोपियन यूनियन। दिस लॉ इज एम्ड एट फुली रेगुलेटिंग द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ इसका पार्ट है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी ये फॉर्म करने के लिए। मैस्ट्रिश नीदरलैंड में ये जगह है, यहीं पर ट्रीटी साइन हुई थी और इसी नाम से इस ट्रीटी को जानते हैं। 7 फरवरी 1992 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। विच स्टेट हैज़ मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स जो होती हैं उसमें भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात की है कर्नाटका ने। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स जिनकी जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो 45 दिनों से ज़्यादा हो। ठीक है, दिस पॉलिसी अप्लाइज टू जॉब लास्टिंग मोर देन 45 डेज विद मोर देन 20 एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हो और जो काम हो वो 45 दिनों से ज़्यादा का हो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वहाँ पर 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर कर्नाटका की कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। इंडिया का फर्स्ट एवर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, नाम है इमर्ज 2024। इसे मंगलौर में ऑर्गेनाइज किया गया। टूट धारा या फिर अग्नि के लिए फेस्टिवल, इसे कर्नाटका में सेलिब्रेट किया गया। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ फॉर AI सेंटर। Indian American Jaya Badiga appointed judge in the Sacramento County. She belongs to which place in India? तो भारत में ये विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। इंडियन अमेरिकन पर्सन हैं, लॉयर हैं और इन्हें जज के रूप में अपॉइंट किया गया है सैक्रामेंटो काउंटी सुप्रीम कोर्ट में बाय कैलिफोर्निया गवर्नर। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, यहीं इनका जन्म हुआ था। अमेरिका की बात हुई है तो यहाँ अमेरिका के कुछ फैक्ट अमेरिका से रिलेटेड करंट रिवाइज कर लेते हैं। अमूल बना है अमेरिका की क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर। सी डिफेंडर्स 2024 एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच ऑर्गेनाइज की जाती है। पहली बार अमेरिका में नाइट्रोजन गैस यूज़ की गई टू हैंग द कन्विक्ट। इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। इसे कंडक्ट किया गया इंडिया के द्वारा। Which country provided the name रेमल for the cyclone developing in the North Indian Ocean? तो ये जो नाम है रेमल, इसे ओमान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, सजेस्ट किया गया है। और IMD के द्वारा वार्निंग इशू की गई है साइक्लोन रेमल को लेकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बारिश भी देखने को मिली, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। दिस विल बी द फर्स्ट साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन दिस ईयर। नेम रेमल जो है ये ओमान के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर साइक्लोन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। साइक्लोन आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। अच्छा, ये तब समझ आएगा जब थोड़ी सी मैं 1-2 कंडीशंस बता दूँ। साइक्लोन फॉर्म होने के लिए 2-3 कंडीशंस चाहिए होती हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। पहली कंडीशन है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए उस जगह का, और ये समुद्री एरियाज़ में बनते हैं। ठीक है, सी में ही बनते हैं, तो इसलिए जो सरफेस है, सी सरफेस है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। इससे कम में साइक्लोन फॉर्म नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स, उसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है साइक्लोन बनने के लिए। कोरियोलिस फोर्स वही फोर्स है जो पृथ्वी जो हमारी घूर्णन करती है, अपनी दूरी पर हमारी अर्थ जो घूमती है, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो इन 2 कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए। 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन या फिर वेव साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्यों है, कैटेगराइज क्यों किया गया है? जो ट्रॉपिक ऑफ हमारी पृथ्वी है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। और कितना है, 23.5 डिग्री है ना, तो 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे नॉर्थ साउथ के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। और फिर 23.5 डिग्री से 66 डिग्री वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होते हैं। अब ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और फिर ये ऊपर टेम्परेट साइक्लोन वाले एरिया जो हैं वहाँ ठंड होती है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, दोनों साइक्लोन्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो समर्स में ये
ये साइक्लोन फॉर्म होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन विंटर्स में फॉर्म होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री होना चाहिए तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होंगे, और दूसरी कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो बीच वाला 5 डिग्री का होता है ना, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला एरिया, जो बीच वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है, कोरियोलिस फोर्स का एब्सेंस है, इसलिए इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आते, इससे ऊपर और नीचे आते हैं 23.5 डिग्री तक। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो आते हैं टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेट साइक्लोन जो हैं वो टेम्परेचर वो किस वजह से आते हैं, तो यहाँ से ट्रॉपिकल वाले एरिया से गर्म हवाएं इधर को जाती हैं, है ना, ऊपर और नीचे, और फिर पोलर रीजन से ठंडी हवाएं आती हैं। तो इन दोनों का कोलिजन होता है जब ठंडी और गर्म हवाओं का, तो उस समय पर जो इंस्टेबिलिटी पैदा होती है उस वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। पर टेम्परेट साइक्लोन इतने विनाशकारी नहीं होते, इतने ज़्यादा वायलेंट नहीं होते जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा वायलेंट होते हैं, वायलेंट स्टॉर्म्स उसमें, और बैड वेदर हमें देखने को मिलता है। टेम्परेट साइक्लोन थोड़े से शांत किस्म के होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखने को मिलते हैं हर साल, जो बहुत तबाही भी मचाते हैं कोस्टल एरियाज़ में। अब इंडिया में जो साइक्लोन हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं इंडियन ओशन के बजाय। अब इंडियन ओशन में भी आने लगे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, पर बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे सदर्न है। अब दोनों में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, साइक्लोन्स की घूमने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है उसके कारण। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन क्या रहती है, इस तरह रहती है, मैंने इसी तरह याद किया हुआ है इसको, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में ये डायरेक्शन रहती है, ठीक है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। अब ये साइक्लोन फॉर्म कैसे होते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ये है सी सरफेस। अब यहाँ पर लो प्रेशर जोन कौन सा होता है, जब ये सरफेस बहुत गर्म हो गया और हवाएं गर्म होती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं। हवाएं जब ऊपर उठेंगी इस तरह से, तो ये जो एरिया है ये ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर हवाएं नहीं रहेंगी, तो ये लो प्रेशर एरिया हो जाता है। अब ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं, अब इन हवाओं में मॉइस्चर भी है, तो ऊपर उठ के कंडेंसेशन होता है इनका, और ये बादलों में फॉर्म होती हैं ये हवाएं। अब क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये खाली हो गया, तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाओं में हाई प्रेशर होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ जाकर बैठती हैं। अब क्या हुआ था, बीच में लो प्रेशर जोन बना क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। अब यहाँ खाली जगह बची तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी। अब फिर यहाँ पर लो प्रेशर जोन बना हुआ है, यहाँ से गर्म होकर हवाएं फिर से ऊपर उठ जाएंगी, फिर वहाँ से नीचे आएंगी ब्लैंक को फिल करने के लिए। और इस सारे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से हो रही होती है, बहुत बड़े लेवल पर हो रही होती है, और कोरियोलिस फोर्स तो होता ही है जिसकी वजह से इसे डायरेक्शन मिलती है। तो इसी तरह से ये फिर राउंड डायरेक्शन अपना लेता है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चराइज फॉर्म में भी देख सकते हैं, इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, हवाएं ऊपर उठेंगी, आसपास की हवाएं फिर नीचे आने लग जाती हैं इसको फिल करने, फिर ये ऊपर जाएंगी और ऊपर जाकर ये बादल क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, इसे आई बोलते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत शांत होता है, जहाँ पर लो प्रेशर होता है बहुत शांत होता है, यहाँ कोई बारिश नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन आसपास का एरिया ऐसा होता है ये साइड वाला जो बिल्कुल तबाही मचा सकता है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। तो इस तरह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ लीडिंग द एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी फॉर द इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को नाज़मी वाज़िरी के द्वारा लीड किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसे 14 मार्च 1967 में फॉर्म किया गया था। रिसेंट अपॉइंटमेंट रिवाइज करते हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर हैं अनुराग कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी नलिन प्रभा। प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो शेफाली शरण। डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग साक्षी मित्तल। एसोचैम के प्रेसिडेंट संजय नायर। 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जॉय श्री दास वर्मा। भारत पे के सीईओ नलिन नेगी। विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पल्या। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम मोहम्मद इशकदर हैं। Who won the gold medal in the women's F51 club throw competition at the World Para Athletics Championship?
इसमें गोल्ड मेडल एकता भयान के द्वारा जीता गया है विमेंस F51 क्लब थ्रो कंपटीशन में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जापान में देखने को मिल रही है। मेंस T63 हाई जंप में मरियप्पन ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले रियो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में भी ये गोल्ड जीत चुके हैं। और सुमित अंतिल जो हैं इन्होंने F64 जेवलिन थ्रो वर्ल्ड टाइटल जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप की यहाँ बेसिक चीज़ें हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। 11th एडिशन है इसका और जापान का शहर है कोबे, वहाँ पर ये चैम्पियनशिप हो रही है। पहली बार ये चैम्पियनशिप ईस्ट एशिया में हो रही है। एशिया में तीसरी बार हो रही है, 3rd एडिशन एशिया में हो रहा है। इससे पहले दोहा कतर में 2015 में और दुबई UAE में 2019 में चैम्पियनशिप हो चुकी है। इंडिया ने लास्ट एडिशन जो हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था 2023 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप का, इंडिया ने उसमें 10 मेडल जीते थे, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 2024। नाफेड के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये हैं जेठाभाई भारवाड़। गुजरात असेंबली में डिप्टी स्पीकर हैं ये और इन्हें चेयरमैन बनाया गया है नाफेड का। नाफेड की बात की जाए तो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। 2 फरवरी 1958 में इसे फॉर्म किया गया था टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। हेडक्वार्टर है नाफेड का नई दिल्ली में और 4 रीजनल ऑफिसेज हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नेपाल साइड एट द एज ऑफ 16? स्नेहा राजपूत, काम्या कार्तिकेयन, मलावत पूर्णा या फिर रीता त्यागराजन? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।